हेलो। हेलो। मेरी आवाज आ रही है ऋषि अनुभूति? आई एम ऑडिबल? स्टार्ट करें? यस मैम। ओके। लास्ट क्लास में मैंने वो पढ़ाया था आपको, एनांशियोमर बताया था, याद है पिछले क्लास की? यस मैम, कारीगर। देखो मैंने लास्ट क्लास में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताया था, जिसमें मैंने बताया दो तरह का होता है, एनांशियोमर्स होता है, डायस्टेरियोमर्स होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताया था, जो मुझे आज डिस्कस करना है। तो मैंने एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ कि एनांशियोमर्स होता क्या है। देखो, एनांशियोमर वो कंपाउंड होता है जो एक दूसरे का मिरर इमेज हो और एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, वो एनांशियोमर कहलाएगा, ठीक है। और डायस्टोमर्स वो क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे, दे आर कॉल्ड डायस्टोमर। आप एक नॉर्मल में एग्जांपल दे के आपको समझा दे रही हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा ये चीजें। सिर्फ एग्जांपल, COOH, दिस साइड OH, ठीक है। तो आप देखो ये इस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है। अगर आप एक मिरर लगाओ और इसका इमेज बनाओ तो आपका लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट हो जाएगा, आपका OH इधर आ जाएगा, CH इधर, CH3 इधर चला जाएगा, ऊपर में COOH रहेगा और नीचे में H रहेगा। जब आप इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये क्या होगा, ओवरलैप नहीं करेगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। इसका मतलब ये क्या है, एनांशियोमर है, ठीक है। एनांशियोमर वही होता है, कोई भी कंपाउंड अगर उसका मिरर इमेज हो, दे आर, पहला पॉइंट लिखना कि दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। दूसरा क्या होगा, दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोसिबल, वो एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करेगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, एनांशियोमर। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, जैसे मैंने बी लिखा, ठीक है, आप इसको मिरर लगाया तो मेरा बी क्या होगा, ऐसे होगा। तो आज जब इसको उठा के आप इसके ऊपर रखोगे तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो ये आपका एनांशियोमर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एनांशियोमर। एक और देखो क्या होता है टर्म, एक नॉर्मल टर्म बस समझा रही हूँ, अगर मैं ए लिखती हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको एक मिरर लगाऊंगी तो ए का ऐसे ही ए होगा। अब देखो एक दूसरे का मिरर इमेज है, बट दे आर सुपर इम्पोजिबल, क्या होगा, सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा, तो उससे हम आइडेंटिकल कहते हैं, क्या कहते हैं, आइडेंटिकल, मतलब एक जैसा है बिल्कुल। और आपका अगर मैं बात करूँ एनांशियोमर की, तो एनांशियोमर जो होता है, डायस्टोमर्स क्या होता है, एक दूसरे का मिरर इमेज ही नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने बी लिख दिया, इधर सी लिख दिया, क्या एक दूसरे का मिरर इमेज है, नहीं है, तो दे आर डायस्टोमर्स। यहाँ तो कोई दिक्कत एनांशियोमर और डायस्टोमर्स में? बट मैम लास्ट टाइम you said कि डायस्टेरोमर में they are not a chiral. जरूरी नहीं है कि दे आर, मे बी दे आर कायरल, बट वो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होगा। वो कायरल हो सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि वो कायरल हो, बट दे आर नॉट द मिरर इमेज, वो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होगा, ठीक मैम है। एनांशियोमर में भी तो they are not एक दूसरे का मिरर इमेज। देखो मिरर इमेज तो है, आप देखो ये मैंने ये बनाया, ठीक है। अब देखना ये OH, यहाँ भी OH में आपका मिरर में क्या दिखता है, आपका लेफ्ट या राइट दिखता है, राइट या लेफ्ट दिखता है, यही ना होता है। तो आप देखो जो OH इधर था लेफ्ट राइट साइड में, वो लेफ्ट में आ गया, CH3 जो लेफ्ट में वो राइट में आ गया। दिस इज मिरर इमेज एंड दिस इज नॉन सुपर इम्पोजिबल। जब आप इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये इम्पोज नहीं करेगा, सो दे आर कॉल्ड नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो एनांशियोमर की दो ही प्रॉपर्टी होती है, पहला कि वो मिरर इमेज होता है एक दूसरे का, दूसरा वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है। एंड मैम डायस्टेरोमर का तो क्या हुआ? डायस्टोमर्स क्या होता है, वो कायरल भी हो सकता है, नॉन कायरल भी हो सकता है, बट दे आर नॉट मिरर इमेज, एक दूसरे का मिरर इमेज बिल्कुल नहीं होगा।
फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मान लो मैंने बस एक नॉर्मल में सोच रही हूँ, जैसे मान लो ऐसे बनाया मैंने ये बनाया, ये कार्बन है, ठीक है। कार्बन से यहाँ OH लगा हुआ है, ये OH लगा हुआ है, ये H लगा हुआ है, ये H लगा हुआ है, यहाँ पे COH है, COH है। अब देखो मैं बता रही Ma'am, they are superimposable diastereomer. maybe it may be superimposable, but generally they are not superimposable, but they are not the mirror image. देखो अगर मैं बनाती हूँ, यहाँ पे देखना, बताना दे आर मिरर इमेज, क्या एक दूसरे के मिरर इमेज है? दे आर बोथ आर द सेम कंपाउंड एंड इट इज ऑल्सो अ कायरल। कायरल कैसे, देखो आप ये कार्बन देखो, इससे इस साइड एक H जुड़ा हुआ है, इधर OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पे COH जुड़ा हुआ है, यहाँ पे इस पूरे कंपाउंड को लेंगे तो ये दे आर 4 डिफरेंट कंपाउंड, ये कायरल है आपका, ठीक है। अब ये देखना, ये मैंने बनाया नॉर्मल, ठीक है, कंपाउंड, क्या एक दूसरे के मिरर इमेज है? ये मैंने कोई मिरर नहीं लगाया, बस मैंने कंपाउंड ले लिया, 2 कंपाउंड, तो No, क्या एक ma'am. दूसरे नहीं है ना, पर देख कायरल है बट दे आर नॉट द मिरर इमेज, तो ये डायस्टोमर्स होंगे। अगर मैं इसी चीज को लिखती कि मैं आपका OH इधर कर देती हूँ और यहाँ पे एक H यहाँ पे कर देती है, एक H यहाँ पे, अब ये मिरर इमेज हो गए ना, और नॉन सुपर, तो ये एनांटियोमर हो गए। समझ में आया? आगे बढ़े हम। तो आगे जो हम पढ़ेंगे आज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, क्या होता है। मैं एक बार ब्रीफ आइडिया दे रही हूँ। हमने पढ़ा था स्टीरियो आइसोमर्स, है ना, उसमें कन्फॉर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशनल था। कन्फॉर्मेशनल में आपने पढ़ा क्या, वो हम लोग जो आगे डिस्कस करेंगे कन्फॉर्मेशनल, ठीक है, क्योंकि वो सिंगल सिंगल बॉन्ड में होता है, रोटेशन होता है कार्बन कार्बन के बीच में। हमने कॉन्फ़िगरेशनल पढ़ा, उसमें हमने ऑप्टिकल पढ़ा, एनांटियोमर्स पढ़ा और डायस्टोमर्स पढ़ा। अब हम ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे। देखो मैं एक चीज बता दे रही हूँ, अगर आपका कार्बन है और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो वहां पर रोटेशन पॉसिबल नहीं है। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में कुछ भी नहीं होता, मैं पहले समझा दे रही हूँ, फिर मैं आपको लिखवा दूंगी। ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है वो जनरली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में ही एग्जिस्ट करता है। इसमें हम 2 चीज पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं सिस, एक पढ़ते हैं ट्रांस। आपका जो सिस होता है वो सेम साइड होता है और ट्रांस जो होता है वो डिफरेंट साइड होता है, ठीक है। तो अगर मान लो इसे, आपको पता है ना कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, तो देखो इस कार्बन ने इस कार्बन से कितने बॉन्ड बनाए, 2 बनाए, दिस इज 2 बॉन्ड। ये कार्बन इस कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है, ये 2 और बनाएगा, तो मान लो मैंने क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया। अब देखना आपके ये जो दोनों क्लोरीन है वो एक ही साइड है, दे आर एट द सेम साइड, है ना। ये हाइड्रोजन में क्या है, एक सेम साइड है, तो इसे हम सिस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सिस। अगर मैं इसी को बनाऊंगी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और मैंने यहाँ Cl लगाया, यहाँ एक Cl लगाया और एक यहाँ H लगाया, एक H। अब देखना ये Cl और ये Cl के एक दूसरे से अपोजिट है, ये H और ये H के एक दूसरे से अपोजिट है, तो ये आपका ट्रांस हो गया। बस यही आपका सिस और ट्रांस, इसी को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 तरह का होता है, एक सिस होता है, एक ट्रांस होता है। सिस तब होगा जब आपका ग्रुप सेम साइड अटैच हो, और ट्रांस तब होगा जब वो डिफरेंट अपोजिट साइड अटैच हो। तो मैं आपको लिखवा दे रही हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है। सिस और ट्रांस में कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो मैं इसको डेफिनेशन लिखवा दे रही हूँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है क्या। मैम, ट्रांस में हमेशा वो ऑपोजिट साइड का नीचे होगा? नहीं जरूरी नहीं, जैसे आपका अगर मान लो यहाँ पे कार्बन है, आपके यहाँ पे 2 ग्रुप अटैच है, बोथ आर सेम, जैसे बी, ठीक है। तो अगर आपका ये दोनों ग्रुप सेम साइड है, कुछ भी हो सकता है मे बी, या फिर आपका ये दोनों ग्रुप अपोजिट साइड है, ए यहाँ बी यहाँ, तो वो आपका सिस और ट्रांस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं है, अगर आप लेते हो क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 ले लो, 4 डिफरेंट ग्रुप, तो यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन दोनों सेम साइड है ना, तो ये आपका सिस हो गया। अगर आप इसको ऐसे दिखा दो, क्लोरीन यहाँ, एक सेकेंड, मतलब मैम एक पूरा साइड सेम हो गया तब भी वो सिस होगा? हाँ आपका एक साइड होगा तभी सिस होगा, वो अपोजिट में आ गया देन इट इज ट्रांस। एंड हमेशा डबल बॉन्ड रहेगा बीच में? हाँ डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि हमने पढ़ा तो जो कन्फिगरेशनल होता है वो उसमें रिस्ट्रिक्टेड होता है रोटेशन। तो मैं लिखवा दे रही हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है क्या।
ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता क्या है? The chemical species with same type and quantity, this is quantity of atom as another species yet having a different geometrical structure. मैं समझा दे रही कहना क्या चाह रहा है, बस एग्जाम्पल लिख लो। क्लोरीन क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दिस इज ट्रांस, दिस इज सिस। देखो यहाँ कह रहा है कि केमिकल स्पेशीज विद सेम टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ एटम, मतलब वो टाइप सेम, दोनों दिस आर सेम टाइप, दोनों डबल बॉन्ड है, दोनों में क्वांटिटी, दोनों में 2 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन है, वो सब रहेगा अनदर स्पेसीज की तरह, या उनके क्या होंगे डिफरेंट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे। यहाँ पे क्लोरीन दोनों ऊपर साइड, यहाँ पे अपोजिट साइड जुड़ा है, उसी को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नोट डाउन कर लो, फिर मैं अलग लिखवाती हूँ एक पॉइंट और। ए में रब कर, तू हो गया? ठीक है, आगे बता रही हूँ, उसके आगे पॉइंट लिखना है एक, ज्योमेट्रिकल isomerism is also called configuration isomer और cis trans isomer भी से कहते हैं, cis trans isomer। अब कंडीशन क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन शो करेगा जिसके बीच में डबल बॉन्ड हो? कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, पहला कंडीशन क्या है कि उस कार्बन कार्बन के बीच में कोई रोटेशन नहीं होना चाहिए, रोटेशन को रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड, समझो कि एक ही कंडीशन है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। It should have carbon double bond, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट लिख लो, if two group is present at same side, then it is called cis, and if it is present opposite side,
then it is called done. आगे बढ़े। किसी को डाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में? कॉन्फ़िगरेशनल में दो ही होता है, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिकल में दो होते हैं, एनांशियोमर्स और डायस्टेरोमर्स। ज्योमेट्रिकल में सिस और ट्रांस होता है। अब हम कन्फॉर्मेशनल पढ़ेंगे। मैं इसे रब कर रही हूँ। देखो कन्फॉर्मेशनल में क्या होता है ना, आपका है ना, अगर मान लो ये कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इनके बीच में जो रोटेशन होगा, तो रोटेशन से जो पोजीशन चेंज होगा, क्योंकि आपको पता है ना कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप और अटैच होंगे। अगर आप इसको रोटेट करोगे तो मान लो ये हाइड्रोजन यहाँ था, रोटेट करने पे हो सकता है हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाए। तो कन्फॉर्मेशनल में कुछ नहीं होता है कि आपका कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होगा उसमें हम रोटेशन कराते हैं, रोटेशन कराने से जो पोजीशन चेंज होता है उसी में हम कन्फॉर्मेशनल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कन्फॉर्मेशनल में कुछ भी नहीं होता है, लिख लो, मैं लिखवा रही हूँ। इंटर कन्वर्जन बिटवीन दी between the forms possible via rotation between carbon carbon single bond। जैसे एग्जाम्पल में किस में होगा, ये अल्केन में होगा, क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है। आगे बढ़ने से मैं रब कर रही हूँ। देखो कन्फर्मेशन की एक और डेफिनेशन लिख लेना, कन्फर्मेशंस आर डिफरेंट मैम इसके पहले वाले डिफरेंट स्टेटमेंट का मतलब क्या था? देखो इसमें इसका देखो मतलब ये था, देखो मैं जनरली समझा रही हूँ, जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 ग्रुप और अटैच होगा, मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे मान लो CH3 है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ अटैच होगा, हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है। तो अगर हम इसको रोटेशन कराएंगे बॉन्ड का, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा आपका, ये ऊपर चला जाएगा, रोटेशन में यही होता है ना। तो आपका मॉलिक्यूल सेम होगा, बट आपके जो जो फॉर्म्स होंगे वो चेंज होंगे। मैं बताऊंगी फॉर्म्स स्टैगर्ड होते, क्लिप्स होते, उसके बारे में बताएंगे। मतलब आपका अरेंजमेंट वही रहेगा, बस आप उसको रोटेट करोगे तो स्पेस उसका पोजीशन चेंज होगा, बस ये होता है। तो अभी हम एक एग्जांपल लेके करेंगे, इसके लिए आपको घबराओ नहीं, ठीक है। तो कंफर्मेशन क्या होता है, एक तरह का डिफरेंट अरेंजमेंट है, सेम मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपके रूम है, ठीक है। अब रूम में आपके मान लो एक बेड और कबर्ड है, बट आप उसका पोजीशन तो चेंज कर सकते हो, उसका अरेंजमेंट तो चेंज कर सकते हो ना। चीजें वही रहेंगी बट पोजीशन चेंज होगा, उसी को हम कंफर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो कंफर्मेशन और डिफरेंट स्पेस अरेंजमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल that are generated by rotation। around carbon carbon single bond। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखना, डिफरेंट
मैं भी एग्जाम्पल से समझा दूंगी। डिफरेंट कंफर्मेशन ऑफ सेम मॉलिक्यूल are called conformation। और कन्फर्मर्स, इसको लिख लो, मैं समझा दे रही हूँ क्या होते हैं। हो गया, आगे बढ़े। इसको मैं रब कर रही हूँ, ठीक है। देखो, अगर मैं इथेन लिख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल इथेन, तो ये कार्बन है, ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन है। इथेन में ये हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, 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 यही आपका इथेन होगा। अब देखो, उसको लिखने का तरीका अलग अलग होता है, और जो साइंटिस्ट ने उसको लिखने का तरीका बताया, उस नाम पे उसका दे दिया गया, मतलब उस लिखने के तरीके को उसका नाम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एक 100 हॉर्स होता है, कैसे होता है देखो, पहले हमने कार्बन को डॉट से बनाते हैं, और इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए, 3 लगे हुए, 3 हाइड्रोजन, तो हम ऐसे बनाते हैं एक। देखो, पहले मैंने एक कार्बन बनाया, पीछे वाला एक कार्बन बनाया, आगे वाला, दोनों को मैंने एक बॉन्ड से जोड़ दिया। ये आपका कार्बन मैंने यहाँ बनाया, दिस वन, एंड ये कार्बन आपको मैंने यहाँ बनाया, दोनों को एक बॉन्ड से जोड़ दिया। अब देखो, इसके 3 हाइड्रोजन लगा है, तो हम 3 हाइड्रोजन को ऐसे दिखाएंगे, 1 2 3, ठीक है। अब इसमें भी 3 हाइड्रोजन ऊपर लगा, ऐसे दिखाएंगे। इसको कहते हैं, इसको जो साइंटिस्ट ने दिया, उसके नाम पे इसको इस पोजीशन को कहते हैं 100 हॉर्स पोजीशन, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका एक और है, मैं बताती हूँ। देखो, पीछे वाले कार्बन को हम गोल से दिखाते हैं, ये जो कार्बन देख रहे हो पीछे, इसको मैंने गोल से दिखाया, और जो फ्रंट वाला कार्बन, इसको डॉट से दिखाते हैं। अब इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो हम 3 हाइड्रोजन को ऐसे दिखा दे रहे हैं। अब पीछे वाले के साथ 3 अटैच है, तो इसको ऐसे दिखा दे रहे हैं। तो इसको ये लिख रहे हैं हम इथेन को, इसको न्यूमन कहते हैं। इसको लिखने का तरीका साइंटिस्ट ने बताया, इसलिए इसका नाम न्यूमन प्रोजेक्शन है, मतलब न्यूमन की तरह लिख रहे हैं, ठीक है। इसी से मैं आपको कंफर्मेशन समझाऊंगी, ठीक है। Ma'am, can इसमें you कोई please डाउट नहीं explain है this कैसे लिख। again? देखो, जो इथेन है ना, उसको लिखने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका है, ठीक है, और जिसने उसको लिखने का तरीका बताया, उसको उसके साइंटिस्ट के नाम पे उसका नाम दे दिया गया, ठीक है। आप जैसे फॉर एग्जांपल, ये इथेन को 100 हॉर्स पोजीशन, कैसे, आपका जो ये कार्बन है, मैंने यहाँ पे डॉट से एक कार्बन दिखाया, ये कार्बन है, इससे डॉट से ये दिखाया, और मैंने बीच में बॉन्ड से अटैच है, तो मैंने एक बॉन्ड बना दिया, अटैच हो गया। अब इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो मैंने 3 हाइड्रोजन ऐसे लगा दिया। मतलब दिस वन एक हाइड्रोजन के लिए लिख नहीं रही हूँ, एक हाइड्रोजन के दूसरे हाइड्रोजन के लिए, तीसरे हाइड्रोजन के लिए। उसी तरह यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, ये मैंने लिख दिया, इसको हम सी हॉर्स पढ़ते हैं। अब दूसरे साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है न्यूमैन, उन्होंने भी लिखने की कोशिश की, तो उन्होंने पीछे वाले कार्बन को इस गोला से दिखाया, जो गोल मैंने बनाया उससे दिखाया, मैं बना दे रही हूँ। और फ्रंट वाले कार्बन को उन्होंने पॉइंट से दिखाया, जो पॉइंट होता है वो फ्रंट कार्बन, इससे 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो 3 हाइड्रोजन ऐसे लगा दिया उन्होंने, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, तो इसको ऐसे लगा दिया पीछे वाले के साथ, ठीक है। तो इसको लिखने के तरीकों को न्यूमैन बोल दिए, न्यूमैन प्रोजेक्शन है। अभी मैं समझाती हूँ, देखो क्या है। अब जैसे मैं इथेन की बात करूँ, तो इथेन आपको पता है कार्बन कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो अब इसका कंफर्मेशन कैसे लिखते हैं, देखो, अगर आपने ये बनाया, पीछे वाला कार्बन को गोला बनाया, फ्रंट वाला कार्बन को शॉर्ट बनाया, और आपने आगे वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन ऐसे अटैच कर दिया, पीछे वाले कार्बन से ऐसे 3 हाइड्रोजन अटैच कर दिया, तो ये आपका एक प्रोजेक्शन हो गया। इस देखो, जब आपके आगे वाले हाइड्रोजन और पीछे वाले हाइड्रोजन के बीच में 60 डिग्री का एंगल हो, बीच का, तो उसको हम स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं। कौन सा फॉर्म कहते हैं, स्टैगर्ड। अब हम इसको रोटेट करा रहे हैं, मैंने 60 डिग्री से रोटेट करा दिया। जब हम रोटेट कराया, तो आपका फ्रंट कार्बन वो है पॉइंट, और पीछे वाला कार्बन, अब हाइड्रोजन ऐसे हो गया। मैं दूसरा दूसरा कलर से बना रही हूँ, ठीक है। अब आगे वाला कार्बन जिसके ऊपर ओवरलैप कर गया, मैं ऐसे बना रही हूँ दिखे डिफरेंट कलर से। अब पीछे वाला हाइड्रोजन और आगे वाला हाइड्रोजन के बीच में कितने डिग्री का एंगल हुआ, 0 डिग्री का एंगल हो रहा है, कुछ नहीं, तो कितने डिग्री, 0 डिग्री का। जब एंगल 0 डिग्री, तो उसको इक्लिप्स फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्लिप्स फॉर्म। और ये स्टैगर्ड फॉर्म, जब एंगल कितना हो, 60 डिग्री हो। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आपका स्ट्रक्चर तो यही रहेगा, बस हम रोटेशन करा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे रोटेशन 60 डिग्री से कराया, तो एक दूसरे पे ओवरलैप कर गया,
जब ओवरलैप किया तो आपका एंगल 0 डिग्री होगा, जिसको इक्लिप्स फॉर्म कह देते हैं। तो ये रोटेशन से ही हमें कंफर्मेशन मिलता है, कंफर्मर्स मिलता है। ये जो मैंने इक्लिप्स फॉर्म स्टैगर्ड फॉर्म बनाया है, ये आपके इथेन का कंफर्मर्स है। समझ में आया? में इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा अगर समझ में नहीं आया तो। शिकन विभूति, एनी डाउट इन कंफर्मर्स में कोई डाउट है तो पूछ लो। मैम अनिशिका, देखो कुछ भी नहीं होता है, आपको मैंने बताया कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में रोटेशन होता है, तो बस हमने रोटेशन कराया। तो अगर दो हाइड जो पीछे वाले कार्बन का हाइड्रोजन और आगे वाले कार्बन का हाइड्रोजन के अगर बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो उसको स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं। फिर मैंने 60 डिग्री से रोटेशन फिर से कराया, तो अब पीछे वाला हाइड्रोजन और आगे हाइड्रोजन क्या हो गया, एक दूसरे पे ओवरलैप कर गया, तो उसे हम एंगल 0 डिग्री, इसको हम इक्लिप्स फॉर्म कहते हैं। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? आगे बढ़िए। तो यहाँ पे हमारा आइसोमरिज्म खत्म हो गया, हमने नॉर्मल आइसोमरिज्म पढ़ा, फिर हमने कन्फॉर्मेशनल पढ़ा, स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ लिया, उसमें हमने कन्फॉर्मेशनल पढ़ा, कॉन्फिगरेशनल पढ़ा। किसी को कोई डाउट? अब आगे पढ़े हम पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है। हाँ, कल कितने बजे क्लास लेनी है आपको? 8:30 ना? विभूति तुम्हारी आवाज वो हो रही है, अब ब्रेक करिए, आप मैसेज कर दो। अनिशिका, कल कितने बजे क्लास लेनी है बता दो आप। मैम सेम टाइम ठीक है। ओके, 8:30 पे ही लूंगा क्लास, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँ, रिएक्शन मैकेनिज्म। अब देखो जो रिएक्शन, ठीक है, अब हम रिएक्शन मैकेनिज्म जो करने जा रहे हैं उसमें देखो क्या होता है। पहले हमें कुछ कुछ मैम टर्म ये पढ़ने चैप्टर होंगे। बुक 2 में है। बुक 2 में चैप्टर आपका, बस एक सेकंड होल्ड करना। कल भी क्लास 8:30 पे, संडे भी क्लास 8:30 पे ही लेना है ना? देखो हम पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, देन हम लोग हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ, आप लोग संडे का भी टाइमिंग कंफर्म कर दो, 8:30 इवनिंग है ना? आई मीन नाइट। शिकन विभूति, कैसा होगा प्लीज बता देना मुझे, ठीक है, संडे का टाइमिंग। अब देखो मैं स्टार्ट करी, देखो आपको पता है ना, जैसे मान लो ए और बी में हम रिएक्शन करा रहे हैं, हमें सी मिल रहा है, ठीक है। तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो कि ए और बी क्या होता है आपका, रिएक्टेंट होता है। पढ़ते आ रहे हो कि नहीं पढ़ते आ रहे हो? और सी क्या होता है आपका? प्रोडक्ट होता है। हाँ या ना? आपने यही पढ़ा ना, ए प्लस बी क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, सी आपका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। सही है। पर देखो यहाँ पे क्या होता है, हम क्लास में पढ़ेंगे, मान लो ए और बी मिलके सी बन रहा है, तो आपका जो ए होता है वो सबस्ट्रेट कहते हैं, आपकी इसका नाम क्या हो गया, सबस्ट्रेट कहते हैं इसको। मैं सब लिखवाऊंगी क्या होता है। और जो बी है वो रिएजेंट है, और आपका सी जो बन रहा है वो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल आपका जो ए और बी क्या होता है, ए और बी मिलकर सी बन रहा है, हो सकता है उसका बनने का तरीका अलग हो, उसको मैकेनिज्म बोलते हैं। आपका जो ए और बी रिएक्ट करके जो सी बन रहा है, ठीक है, तो जिस प्रोसेस से बन रहा है, कैसे बन रहा है, उसको मैकेनिज्म बोलते हैं। जैसे आपका घर में खाना बन रहा है कुछ भी, तो जो प्रोसेस है उसको हम कुकिंग बोलते हैं ना, उसी तरह ए और बी जब रिएक्ट करके प्रोडक्ट देता है तो उस मैकेनिज्म, अब वो हो सकता, अब जैसे मान लो कोई सब्जी है, तो अब सब्जी तो बन रहा है, जैसे आपकी कॉलीफ्लावर की वेजिटेबल है तो वो सब्जी तो बन रहा है आपका,
अब उसको बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, कोई किसी और तरीके से बना रहा है, कोई किसी और तरीके से बना रहा है, उससे हम यहाँ वहां पे तो कुकिंग कहते हैं, यहाँ पे मैकेनिज्म कह रहे हैं, वहां पे मेथड अलग अलग होता है। तो यहाँ आपका A+B बनकर जो C प्रोडक्ट बन रहा है, हो सकता है वो दूसरे तरीके से बना सकते हैं, मैकेनिज्म 1, हो सकता है दूसरे तरीके से मैकेनिज्म 2। तो ये दोनों रास्ता है। मैकेनिज्म जो है वो एक तरह का रास्ता है जो बता रहा है कि आपका प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है? ये मैंने जो टॉपिक बताया अभी, सबस्ट्रेट रिएजेंट, इसमें कोई डाउट तो नहीं? मैं सब कुछ लिखाऊंगी, व्हाट इज सबस्ट्रेट, व्हाट इज रिएजेंट। ठीक है, तो अब यहाँ मेरी बात सुनना। अब यहाँ बता, रिएक्शन हम जो पढ़ रहे चैप्टर रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या बताता है? ये जो रिएक्शन हो रहा है ए और बी में, जो सी बन रहा है आपका, जो आपका ए और बी मिलके सी बन रहा है, अब जिस स्टेप से बन रहा है उसको रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं। रिएक्शन में जाने में हमें क्या बताता है? हमें यही बताता है कि आपके इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे हो रहा है। क्योंकि आपको पता है ना, कोई भी बॉन्ड टूटता है या बनता कब है? जब बॉन्ड टूट रहा है। तो जब बॉन्ड कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होते हैं, पेयर होते हैं, चाहे वो आयनिक बॉन्ड से हो या कोवेलेंट बॉन्ड से हो। यही होता है रिएक्शन मैकेनिज्म ना। तो आपका ए और बी जो बन रहा है, तो आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे हो रहा है? एक से इलेक्ट्रॉन बी के पास जा रहा है, बी से ए के पास जा रहा है, वो क्या हो रहा है? यही आपको रिएक्शन मैकेनिज्म बताता है। तो उसका आप डेफिनेशन लिख लो, रिएक्शन मैकेनिज्म आपको क्या एक्सप्लेन करता है। इट इज सेट ऑफ स्टेप्स दैट एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन डिटेल। रिएक्शन मैकेनिज्म में एक तरह का स्टेप से जो डिटेल में बताता है कि आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे हो रहा है, ए से बी जा रहा है, बी से ए जा रहा है, कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे प्रोडक्ट सी बन रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आपका मान लो यहाँ पे, जैसे मान लो आपका RL है, आपका सबस्ट्रेट RL है, यहाँ पे मैंने रिएजेंट X लिया है, X माइनस, आपका प्रोडक्ट बन रहा है RX और L माइनस बाहर निकल रहा है। अब ये स्टेप कैसे हुआ होगा? ये जो रिएक्शन हो रहा है, RL से RX बन रहा है और L माइनस निकल रहा है, ये रिएक्शन किसी ना किसी तरीके से हुआ होगा ना। तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म ही बताता है कि रिएक्शन कैसे हुआ होगा। इसमें जो मान लो पहले स्टेप 1 क्या हुआ होगा, जो आपका सबस्ट्रेट है RL वो टूटा होगा R प्लस में। R हम जनरली कार्बन को लिखते हैं, और L माइनस बाहर निकला होगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपका ये हुआ होगा कि आपका जो R प्लस में आके X माइनस जुड़ा होगा और RX बना होगा। हाँ है ना? तो ये जो आपका रिएक्शन हो रहा है RL से RX बन रहा है, वो कितने स्टेप में हो रहा है? 2 स्टेप में हो रहा है। दिस रिएक्शन विल हेल्ड इन 2 स्टेप। है ना? तो ये 2 स्टेप, यही आपको रिएक्शन मैकेनिज्म बताता है कि स्टेप कैसे हुआ। पहला क्या हुआ, जो सबस्ट्रेट था उसके बीच का बॉन्ड टूटा, R प्लस Cl माइनस बना। सेकेंड स्टेप में जो आपका X माइनस है वो R प्लस में अटैक किया और RX बना। तो रिएक्शन मैकेनिज्म यही बताता है कि कोई भी रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रहा है, क्या क्या स्टेप्स लिया जा रहा है। कोई डाउट? जनरली देखो, X माइनस को हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, कार्बोकैटायन क्या होता है, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। बस जनरल में ओवरव्यू दे रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़े हम। Ishika and Vibhuti, till here any doubt please ask. समझ आ रहा है? No, एटलीस्ट सब ma'am. बताओ हाँ या अनिशिका, आर यू देयर? Yes, ma'am. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं सबस्ट्रेट किसे कह रहे हैं। मैंने तुम्हें बताया था जैसे कि A प्लस बी मिलके आपका C बन रहा है, तो A इज सबस्ट्रेट एंड B इज रिएजेंट। तो अब सबस्ट्रेट होता क्या, डेफिनेशन लिख लो। सबस्ट्रेट वो होता है जिसपे हम रिएजेंट अटैक कर रहा है, जिसपे रिएक्शन हो रहा है। रिएक्टेंट, जनरली A और B बोथ आर रिएक्टेंट and C is product, but A is substrate and B is reagent. तो होता क्या है, reactant species on which
another group attack on which Ma'am, other attack? group attack on it. अटैक मतलब जैसे मैंने तुम्हें समझाया कि आर एल है, ठीक है, और यहाँ प्लस एक्स माइनस है, ठीक है, और आपका बन रहा है आर एक्स। तो क्या हो रहा है, ये एक्स क्या कर रहा है, आर पे जाके अटैक कर रहा है, मतलब इस बॉन्ड को तोड़वा रहा है, आप आर प्लस की फॉर्म में निकल रहा है, और फिर एक्स क्या कर रहा है, इस पे जाके अटैक कर रहा है। नॉर्मल सेंटेंस में अटैक ही कहते हैं। तो अब जिसपे आपका रिएजेंट जिसपे जाके अटैक कर रहा है उसी को सबस्ट्रेट कहते हैं। तो रिएक्टेंट विद स्पीसीज ऑन विच अनदर ग्रुप अटैक ऑन इट। और जनरली आपका जो सबस्ट्रेट होता है उसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है जनरली। Generally it is carbon containing compound, ठीक है। आगे बढ़े, रिएजेंट क्या होता है लिखवा रही हूँ मैं, आप लिख लो ये। आगे बढ़ रही, मैं सिर्फ कर रही हूँ। Ma'am, the अब carbon रिएजेंट क्या होता containing है, compound attacks the other compound. नो का जो जनरली जो आपका जो सबस्ट्रेट होता है ना वो उसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, कार्बन होता है, और उसमें आपका रिएजेंट आकर अटैक करता है। जैसे मान लो आपके पास कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जो रिएजेंट रहेगा वो न्यूक्लियोफाइल रहेगा। हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ ओवरव्यू। जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच होता है उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो आपका अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा, मान लो आपके कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो आप पे इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करेगा, अपोजिट चार्ज वाला रहता है। और जनरली रिएजेंट जो है ना, जो आपका सबस्ट्रेट उसमें कार्बन ही कंटेनिंग कंपाउंड होता है वही, और इसमें न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है। यही डाउट था ना आपका? Ma'am, I did not understand. आपका क्वेश्चन क्या, कैन यू प्लीज रिपीट वंस मोर? Ma'am, I was saying that the carbon containing compound के ऊपर अटैक होता है कि वो अटैक करता है? उस पे अटैक होता है, जो आपका रिएजेंट है उस पे आके अटैक करता है। ठीक है, मैं समझाऊंगी कैसे, ठीक है। तो आपका जो रिएजेंट होता है, सुन लो क्या होता है। मैं आपको एक हर चीज क्लियर करूंगी, अभी बस नॉर्मल ओवरव्यू दे रही हूँ। इट इज एन इलेक्ट्रॉन रिच, मैंने शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज दिया, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो सकते हैं स्पीसीज। मैं बताऊंगी स्पीसीज विच अटैक ऑन सबस्ट्रेट। देखो, आपका जो रिएजेंट हो सकता है इलेक्ट्रॉन रिच, उसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो या इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जो स्पेसीज पे अटैक करता है, तो उसके बेसिस पे उसके पास इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसके हिसाब से आपका रिएजेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। रिएजेंट को दो डिवाइड किया गया। पहले को रिएजेंट टू टाइप्स का होता है, पहला इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा न्यूक्लियोफाइल। अब मैं आपको बताऊंगी इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल मीन्स होता है लवर। तो आपका जो रिएजेंट जो होता है इलेक्ट्रोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। मतलब इसकी देखो, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है मतलब जो चीज हमारे पास नहीं है तो उसी को हम पसंद करते हैं। जैसे मुझे कुछ चीज चाहिए, मुझे बहुत पसंद आ रहा है, तो क्यों चाहिए, क्योंकि वो चीज मेरे पास नहीं है। तो इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, उसको इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन के पास जाना चाहता है, इस इलेक्ट्रोफाइल। तो जिस भी कंपाउंड पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, तो उसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। तो आप लिख सकते हो नीचे में, अभी मैं डेफिनेशन लिखाऊंगी क्या होता है। देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है,
फिलिक मीन्स लविंग। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? व्हाट इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस? पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। तो अब इसका मतलब इसके पास नेगेटिव होगा तभी ना वो पॉजिटिव से प्यार कर रहा है। तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, पॉजिटिव सॉरी 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 इलेक्ट्रॉन रिच होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो मतलब इसके पास नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, तो किसके पास देना चाहेगा? जिसके पास कम, इसे अपना देना चाहेगा, इसलिए न्यूक्लियस लविंग होता है या पॉजिटिव चार्ज लविंग होता है। क्लियर है? तो न्यूक्लियोफाइल तुम ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रोफाइल को ये कह सकते हो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ये भी कह सकती हो। तो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। मैं डेफिनेशन लिखवा रही हूँ इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है? अब हम इलेक्ट्रोफाइल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन लिख लो। इलेक्ट्रॉन लविंग और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। इलेक्ट्रॉन लविंग और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, इलेक्ट्रॉन से प्यार करेंगे क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या डिफिशियंट मतलब कमी है। ये कहाँ कहाँ अटैक करेगा? अटैक एट इलेक्ट्रॉन रिच। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी तो कहाँ पे अटैच करेगा? अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। अटैक एट इलेक्ट्रॉन रिच मतलब कहाँ पे? सबस्ट्रेट पे, इलेक्ट्रॉन रिच सबस्ट्रेट। या फिर आप एक डिफिनेशन और करके ये भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट species which have tendency to attack at electron rich center। तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो इलेक्ट्रॉन रिच सबस्ट्रेट पे जाके अटैक करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है? तो आप आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो दो तरह का होता है। दो तरह का होता है। ये मैं नेक्स्ट इसको आप लिख लो, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ कितने तरीके के इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कितने तरीके के होते हैं। मैं से रब कर रही हूँ, ठीक है? देखो, अब हेडिंग देना टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। एक दो तरह के होते हैं, देखो। एक होता है कटायनिक। कटायनिक समझते हो? पॉजिटिव चार्ज जिस पे होता है उसको हम कटायनिक कहते हैं, कटायनिक इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा होता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। देखो, कटायनिक में तो पॉजिटिव चार्ज, आपको पता है ना पॉजिटिव चार्ज किस पे आता है? जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो, जिसके इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है, उसे हम कटायनिक इलेक्ट्रोफाइल। जैसे एग्जांपल NO2+, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है, इसके इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट इलेक्ट्रोफाइल है। या CH3+, इसका एग्जांपल है Br+। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है पर उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल उसे कहते हैं कि उनके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है बट दे डोंट हैव अ चार्ज, दे डोंट कैरी एनी चार्ज। फॉर एग्जांपल AlCl3। मैं समझाती हूँ कैसे। SO3 PCl3। अब जैसे देखो AlCl3 है, एक अल्युमिनियम से 3 क्लोरीन अटैच है। तो अब देखो, तुम्हें पता है ना किसी का भी ऑक्टेट पूरा होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है। जब 8 इलेक्ट्रॉन्स है देन इट इज फुलफिल्ड एंड स्टेबल। अब इसका काउंट करो इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है? 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, दो, दो,
2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कम है ना, दिस इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो किसके पास अटैक करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल वही होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, तो वो अटैक करता है आपका इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे। वो दो तरह के होते हैं, कटायनिक और न्यूट्रल। कटायन मीन्स कटायन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। और अनायन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। तो यहाँ पे कटायनिक और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। इसमें कोई डाउट इलेक्ट्रोफाइल में? मैम न्यूट्रल अभी का हम तो समझ में नहीं आया। देखो, न्यूट्रल वो होता है ना कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है बट उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इट हैज लेस इलेक्ट्रॉन बट उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो अगर आप AlCl3 देख लो, एक अल्मोनियम से 3 क्लोरीन अटैच है, ठीक है, एक अल्मोनियम से 3 क्लोरीन अटैच है। और आपको पता है ना, कोई भी कंपाउंड स्टेबल तब होता है जब उसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों, ठीक है। तो आपको पता है एक बॉन्ड फॉर्मेशन में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, एक अल्मोनियम का होता है, क्लोरीन का होता है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? 6। पर हमें स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए? 8। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया ना, किसी लेकिन और से मैम इधर इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो वो होंगे नहीं तो होगा। नहीं तो वो तो बैलेंस सेल है ना। तो इंटरनल बैलेंस सेल जो इलेक्ट्रॉन देखते हैं हम, जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है वो देखते हैं। मैम मतलब देखो, अल्मोनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, ठीक है। आपने पढ़ा, मैं बेसिक समझा रही हूँ, KLM से समझा रही हूँ, KLM। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तीसरे में 8 रहते हैं। तो बचा कितना? 3 बचा, मैंने 3 लग दिया। हमेशा यस जब मैम। भी बॉन्ड बनता है ना, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। कोई इंटरनल इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होते, यही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। तो अल्मोनियम के 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो, 1 2 3। क्लोरीन के साथ में क्लोरीन ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन दिया। तो अल्मोनियम के इलेक्ट्रॉन कितने होगा वैलेंस शेल में? 6 हो गए ना, 2 2 4 2 6। पर स्टेबल होने के हमें कितना चाहिए? 8 चाहिए ना, 2 कम है ना। इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, बट इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। ओके यस मैम। मैं तो हमने रिएजन में 2 तरह का रिएजन पढ़ा है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। तो हमने पहले डिस्कस किया इलेक्ट्रोफाइल, अब हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफाइल। तो मैं रब कर रही हूँ। तो न्यूक्लियोफाइल होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन भी तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, प्रोटॉन लविंग, लविंग कह सकते हो, प्रोटॉन लविंग या न्यूक्लियस लविंग। ओके शिखा, बस मैं एक बार न्यूक्लियोफाइल थोड़ा समझा दूं, बस उसके बाद आप कल कर लेंगे, ठीक है। बस तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है प्रोटॉन लविंग होता है, या न्यूक्लियस लविंग भी तुम कह सकती हो, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसमें ना बहुत ज्यादा मतलब वो होता है, न्यूक्लियोफाइल के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो उनके पास जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ठीक है। तो बस एक डिफिनेशन लिख लो। और जनरली इलेक्ट्रॉन रिच कौन? अनायन। अनायन पे कितने चार्ज आते हैं? नेगेटिव चार्ज आता है। तो अनायन जो होते हैं, अनायन आर न्यूक्लियोफाइल। बस इसी का मैं ये न्यूक्लियोफाइल करा के मैं छोड़ दूंगी, ठीक है। तो आप न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन लिख लो। ये कहाँ अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल जो होता है प्रोटॉन लविंग होता है, न्यूक्लियस लविंग होता है, या अनायन न्यूक्लियोफाइल। तो लिखना न्यूक्लियोफाइल इट अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर। डिफिशियंट मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। या फिर एक लास्ट डेफिनेशन लिख लो। न्यूक्लियोफाइल आर इलेक्ट्रॉन rich species which have a tendency to attack at electron deficient तो देखो, न्यूक्लियोफाइल आपका जो होता है ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो वो उनके पास होना चाहते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। तो ये लिख लो कि किस पे अटैक करेंगे? जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो। तो न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, उनके पास टेंडेंसी होता है अटैक करने की जहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं।
ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफाइल कितने तरीके के होते हैं, फिर हम लोग बॉन्ड फ्यूजन पढ़ेंगे, हेटेरोलिटिक, होमोलिटिक, फिर आगे डिस्कस करेंगे। बाकी आज जितना मैंने पढ़ाया आप लोगों को क्लियर हो गया ना इशिका एंड विभूति? Yes. Yes, ma'am. Okay, we will meet tomorrow at 8:30. Thank you. Thank you, ma'am.